एक दिन जब उसने बाइक चलाने की कोशिश की तो उसके पैर मुश्किल से काम कर रहे थे। वह एक सक्रिय 12 साल की बच्ची थी, लेकिन अब बीमार हो चुकी थी, इतनी थकी हुई कि वह अपनी आंखें भी मुश्किल से खोल पा रही थी। उसके माता पिता रोजमेरी और हैरी उसे अस्पताल ले गए, जहां विशेषज्ञों ने उसकी जांच की। विशेषज्ञों ने उसके माता पिता को बताया, आपकी बेटी की किडनी काम करना बंद कर चुकी है। बस एक ऑटोइम्यून रोग का निदान होने पर उसे कीमोथेरेपी पर रखा गया। हालांकि 1 साल के लिए स्कूल से घर पर रहना बहुत अकेला करने वाला था, लेकिन इसने काम किया। तब कैथी ने समझ लिया था कि वह एक सर्वाइवर है। स्कूल के बाद कैथी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए बेहद खुश थी और अन्य छात्राओं के साथ एक कॉलेज हॉस्टल में बस गई। एक अन्य लड़की और उसने दूसरी मंजिल पर एक कमरा साझा किया, जहां उन्होंने बड़े खिड़की पर पर्दे की जगह पौधे लटका दिए थे जो कार पार्क की ओर देखा करता था। उन्होंने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करने के बारे में सोचा, लेकिन सामने और पीछे के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे, इसलिए घर सुरक्षित लग रहा था। जनवरी 1978 के एक शनिवार को कैथी एक दोस्त की शादी में गई थी। उसके बॉयफ्रेंड साइमन ने उसे घर छोड़ा और रात 11:30 बजे तक वह बिस्तर में थी। लगभग 3 बजे उसे एक तेज धमाके से जगा दिया गया। यह उनके कमरे में एक बॉक्स पर किसी के ठोकर मारने की आवाज थी। अचानक एक आदमी की डरावनी परछाई उसके ऊपर मंडराने लगी। उस व्यक्ति ने अपने सिर के ऊपर हाथ उठाया, जिसमें एक लकड़ी जैसा कुछ था। उसने अपनी बाहें नीचे की और लकड़ी ने उसके सिर पर जोर से मारा। हमलावर ने फिर से हमला किया, जिससे तीव्र दबाव और दर्द उसके चेहरे में फैल गया। उसकी जौ टूट गई, उसकी जीभ फटी और खून उसके मुंह में भर गया। वह खतरनाक हमलावर फिर पलटा और कैथी की रूममेट पर लकड़ी से हमला किया। फिर उसने कैथी की ओर देखा और अपना हाथ उठाया। कैथी डर से कांपते हुए खुद को तैयार कर रही थी, यह दानव उसकी जान ले लेगा। तभी नीचे की ओर से एक कार की तेज हेडलाइट्स कमरे में चमक गईं। चौंका हुआ उनका हमलावर जल्दी से बाहर की ओर दौड़ा और कैथी बेहोश हो गई। जब कैथी की होश आया तो वह गुनगुनाते हुए चिल्ला या बात करने में असमर्थ थी। कैथी को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हमले में उसकी जौ 3 जगहों पर टूट गई थी, उसकी जीभ फट गई थी, उसके दांत आगे की ओर खिसक गए थे और उसके गाल में एक छेद हो गया था। उसके माता पिता तेजी से उसके पास पहुंचने के लिए दौड़े। 1 महीने बाद घर लौटने पर कैथी ने खबरों में सुना कि एक किलर, जिसका नाम टेड बंडी था, गिरफ्तार कर लिया गया था। कैथी को जानकर झटका लगा कि बंडी बार में था और उसके बाद हमारे घर के पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर घुसा, जिसमें एक टूटी हुई ताला था। उसने एक लकड़ी उठाई और चोरी से अंदर घुसा। बेडरूम के दरवाजों को चेक करते हुए उसने पहले कैथी की हाउसमेट मार्गरेट बॉमन का खुला दरवाजा पाया, अंदर जाकर उसे मार डाला। फिर वह लिसा लेवी के कमरे में गया और उसे भी मार डाला। कैथी के दोस्तों की इतनी भयानक तरीके से हत्या की खबर सुनकर वह अंदर से टूट गई और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी करीब मौत की थी। जौ के वायर किए जाने के बाद कैथी ने अत्यधिक दर्द सहा और कई सर्जरी करनी पड़ी। बंडी के हमले का आघात कैथी के माता पिता और बंडी के अन्य पीड़ितों के परिवारों पर भी पड़ा। 1979 में बंडी के मामले में गवाही देने के दौरान कैथी को सुनकर भयावहता हुई कि बंडी ने मार्गरेट को टाइट से गला घोंटकर मारा था। लिसा के साथ बलात्कारी कार्रवाई की गई थी और उसके शरीर पर चौंकाने वाले दांतों के निशान थे। शेरिफ केन कैटसारिस ने पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्त करने की ठान ली थी और बंडी के दंत चिन्हों को लिसा के शरीर पर मिले दांतों के निशानों से मिलाने में सफल रहे। बंडी के भागने के बाद उसने चेरिल नाम की एक और पीड़िता के घर में घुसकर हमला किया और फिर 12 साल की किम्बरली का अपहरण कर उसे हत्या कर दी। कैथी को यह स्वीकार करने में दुख हुआ कि उसने बंडी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन हर बार जब उसने किसी सवाल का जवाब दिया, वह सीधे बंडी की ओर देखती। बंडी को पता था कि वह दोषी था। जुलाई 1979 में 32 वर्षीय थियोडोर रॉबर्ट बंडी को लिसा लेवी और मार्गरेट बॉमन की हत्या के लिए पहले दर्जे के 2 हत्या के आरोपों में दोषी ठहराया गया। उसे खुद और उसकी रूममेट और चेरिल की हत्या के प्रयास के 3 मामलों में भी दोषी पाया गया। जज एडवर्ड डी कैवर्ट ने बंडी को इन हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई, यह कहते हुए कि ये निष्ठुर, दुष्ट और चौंकाने वाली बुरी थी। बंडी को किम्बरली की हत्या का दोषी भी पाया गया और उसे एक और मौत की सजा दी गई। बंडी की जनवरी 1989 में इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा फांसी से पहले के दिनों में उसने अमेरिका भर में 30 महिलाओं की हत्या करने की बात स्वीकार की। अभियोजकों का संदेह है कि संख्या इससे अधिक हो सकती है। फांसी के दिन कैथी ने उन पीड़ितों के लिए आंसू बहाए जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उसने जान लिया कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, जीवित रहने के लिए। उसने दूसरों की मदद के लिए प्रेरणादायक भाषण देना शुरू किया जो ट्रॉमा से गुजरे थे और अपने दर्द को सहन करने में मदद की और अपने खुद के दर्द को ठीक करने के लिए भी। जब लेखक एमिली लेबौ लुचेसी ने उसे किताब लिखने में मदद की पेशकश की तो कैथी ने समझा कि समय आ गया था। उसने यह किताब बंडी की पीड़ितों को एक आवाज देने, उन्हें सम्मानित करने और बंडी को एक पैथेटिक, सैडिस्टिक किलर और दुखी छोटे आदमी के रूप में दिखाने के लिए लिखी। उसने इसे अ लाइट इन द डार्क नाम दिया, उस मार्गदर्शक प्रकाश के सम्मान में जिसने उसे बचाया, और दूसरों के लिए प्रेरणा के रूप में जिन्होंने जीवन में कुछ भयानक अनुभव किया है, इसे पकड़ने और प्रकाश की ओर देखने के लिए।